गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम न्यूज़ देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपके डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है, आज के सेशन में मोस्टली दो क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो दो क्वेश्चन आप मान के चलिए आज से पूछे जाएंगे। और आप आज का सेशन अगर मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रीलिम्स के चांसेस को क्वालिफाई करने के टारगेट को मिस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोस्टली आज की जो सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों वो है आपका ट्राइबल वेलफेयर और डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड। तो डी नोटिफाइड ट्राइब बेसिकली कौन सी होती है? डी नोटिफाइड ट्राइब मोस्टली वो ट्राइब हैं जो हमको देखने को मिलती हैं बिकॉज कि अभी डी नोटिफाइड टर्म कहाँ से आया? देखो, डी नोटिफाइड जो टर्म आया है वो बेसिकली 1871 में एक ब्रिटिशर्स ने एक्ट लेके आए थे, दैट इज। और उस एक्ट के अंदर उन्होंने कुछ ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। अब वो क्रिमिनल ट्राइब जब इंडिपेंडेंस मिला तो देखिए 19 अब जब इंडिपेंडेंस मिला तो 1952 में गवर्नमेंट ने अगेन एक एक्ट लेके आई और उसके बाद जो उनके पास डी नोटिफाई जो उनका जो क्रिमिनल का टैग था उसको हटा के उनको डी नोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, सो अब डी नोटिफाई कर दिया गया था। तो अभी क्या हो रहा है कि अब जो सेंसस होने वाला है, ठीक है, तो सेंसस होने वाला है तो हम देखते हैं कि जब डी नोटिफाइड ट्राइब बेसिकली वो ट्राइब है जो पहले क्रिमिनल का दर्जा उनको दिया गया था 1871 में। अब 1871 में ब्रिटिशर्स थे, 1952 में उनको नए एक्ट के तहत क्रिमिनल का दर्जा हटा के डी नोटिफाई कहला दिया गया। अब डी नोटिफाई ऐसी ट्राइब है जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट उनके अंदर एससी भी है, कुछ एसटी भी हैं, कुछ ओबीसी भी हैं। ठीक है, और वो अपने अपने में डी नोटिफाई कहलाते हैं। तो अब इनका कहना है कि हमें प्रॉपर एक अलग से दर्जा दिया जाए जिसको डी नोटिफाई कहा जाए और उनको अलग से वो सारी सुविधाएं मिलें जो बाकी एससी एसटी कम्युनिटी को मिलती है। और ये सब जो सेंसस होने वाला है कास्ट सेंसस में इसको इंक्लूड किया जाए, ऐसा उनका कहना है कि कास्ट सेंसस में ये सब इंक्लूड हो। ठीक है, उस पर हम बात कर लें तो डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स। ठीक है, स्टेट पे डिपेंड अभी इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि स्टेट्स में एज सच उनको प्रॉपर डिपेंडेंस जो है वो देखने को, मतलब कि स्टेट जो ट्राइबल वेलफेयर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, ट्राइब्स को प्रॉपरली केयरटेक वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का नहीं हो पा रहा है। और 7% ऑफ द डीएनटी कम्युनिटी जो है उनके पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, बाकी के पास वो है भी नहीं। ठीक है, अब उससे होता क्या है, सर्टिफिकेट ना होने की वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है उनका वो नहीं मिल पाता, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो नहीं रन कर पाती। ठीक है, तो उनकी डिमांड है कि कास्ट सेंसस में उनको जोड़ा जाए। ठीक है, अब स्कीम्स का अनअवेयर होना एक मेजर दिक्कत है। ठीक है, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी फिर इसके कारण देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम देखें तो डी नोटिफाई जो है ट्राइब्स जो है वो एस सी एस टी ओ बी सी डिफरेंट वर्गों में बांटी गई है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और एक्सक्लूज़न भी देखने को मिलता है जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। इसलिए इनके लिए सेपरेट क्लासिफिकेशन की बात की गई है कि इनको सेपरेट क्लासेस में बांटा जाए। और इसमें हम बात करें तो सम ग्रुप्स डिमांड करते हैं सेपरेट कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, कि सेपरेट कैटेगरी ही इनको अलॉट की जाए टू एंश्योर द फोकस्ड बेनिफिट, ताकि इनको एक फोकस्ड बेनिफिट के रूप में चीज़ें मिले। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि लास्ट माइल, गवर्नमेंट का कहना है कि नो, अभी कोई एज सच करंट प्लान नहीं है कि भाई इनका सेपरेट क्लासिफिकेशन करे, लेकिन कास्ट सेंसस के बेसिस पे हम डेटा तो जुटा लेंगे। ठीक है, कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात की गई है। मेजरली यही चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब इसका की फीचर्स क्या है कि भाई डीएनटी ट्राइब्स के वेलफेयर पे ध्यान रखा जाए, उनको एक प्रॉपर प्राथमिकता दी जाए, सर्टिफिकेट जो नहीं है उनको वो प्रोवाइड किया जाए। उससे क्या होगा कि प्रॉपर हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, गवर्नमेंट जो स्कीम बना रही है उनको टारगेट कर पाएंगे, बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को हम जो एक्सक्लूजन में जा रही हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और ये कुछ प्रो एंड कॉन्स जो है वो आपको देखने को पीडीएफ में
मिल जाएंगे, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं जो आप लिख के लाएंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, कास्ट सेंसस में इनको जोड़ दो, यूनिवर्सल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेशन दो इनको, और लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज होनी चाहिए। सो डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आर प्राइमरली फेसिंग विच इश्यूज इन इंडिया, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेशन का इशू जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, डी नोटिफाइड वो हो गया जिनको क्रिमिनल कहा गया था 1871 के ब्रिटिशर्स एक्ट के द्वारा, लेकिन अब जो 1952 एक्ट के बाद उसको डी नोटिफाई कह दिया। नोमैडिक ट्राइब वो है जो घुमंतू ट्राइब है, ठीक है, जो मोस्टली वो ट्राइबल ग्रुप है वो जो अपनी जो लाइवलीहुड है वो घूम घूम के पूरा करते हैं, और सेमी नोमैडिक फिर उन्हीं के टाइप है। तो ये आपको पर्टिकुलरली एक टर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इन एक्सेसिंग द वेलफेयर स्कीम, ठीक है। वेलफेयर स्कीम को एक्सेस करने के लिए आपको इनको देखने को मिलता है। अब एनएचआरसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि भाई एनएचआरसी ने एक गाइडलाइन जारी की है, एक इशू जो नोटिस इशू किया है बेसिकली, जो उनके पास कंप्लेंट आई थी कि पुअर एडॉप्शन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप देखिए कि जो सबसे ईजिली या सबसे कम दामों पे अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए बोलते हैं कि आपको दूसरी किताबें और ख़रीदनी पड़ेंगी जो कि बेसिकली महंगी है, ठीक है। तो उसी के से रिलेटेड ये आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो एनएचआरसी ने कुछ इश्यूज भी नोटिस इशू करे हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। सो बेसिकली अभी ये कंटेक्स्ट की हम बात करें तो क्या है कि इन्होंने इश्यूज नोटिस इशू किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को और डिफरेंट अथॉरिटीज़ को, दैट schools are not adequately adopting NCERT textbook, raising concerns about affordability and equity in the एजुकेशन के। प्राइवेट स्कूल क्या बात कहते हैं कि इसमें इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो हम डिफरेंट बुक देंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन भी इसका है, और वो बुक कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में किस तरीके का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है एडॉप्शन में लेके, और ख़ासकर आपके इसमें अफोर्डेबिलिटी में लेके, ठीक है। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात करें तो इसने पर्टिकुलरली नोटिस इशू किया है, ठीक है। सो खास कर प्राइवेट स्कूल्स को इन्होंने नोटिस जारी किया है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी स्टेट बुक्स जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी ही बुक्स रन कर रहे हैं, तो बेसिकली एक प्रकार से वायलेशन है इक्विटी प्रिंसिपल का, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पिलर है, दैट इज़ द इक्विटी। अगर इस तरह से होता है तो जो मेन प्रिंसिपल है वही धाराशायी हो जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। अब उससे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन आता है पेरेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ता है। आरटीई एक्ट जो है वो हमें स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करने की बात कहता है, जो एनसीईआरटी सबसे मेन है, तो इसमें ये चीज़ खरी उतरती नहीं है, ठीक है। सो अभी टू पैरेलल सिस्टम, अभी हमको एक दिक्कत देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी और प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर्स की रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, ताकि इससे दो पैरेलल टीचिंग हैबिट बनती है और अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इसमें हम बात करें एनएचआरसी इशूड नोटिस टू चीफ सेक्रेटरी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की, भाई हमें समय पे जवाब चाहिए। तो बेसिकली इसी तरह से ये न्यूज़ है कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं और किस तरह से शिक्षा जो है वो पहुंच से बाहर जा रही है गरीब आदमी के दूर में। हम बात करें तो आपको नियरली देखिए फर्स्ट क्लास में अगर कोई बच्चा है तो उसकी फ़ीस आपको अभी नियर अबाउट 8,000 रुपये महीना तक देखने को मिल रही है। एक नॉर्मल, हम जो छोटे टीयर सिटी की बात कर रहे हैं, टीयर 3 सिटी की, वहाँ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सब का ऑडिट होना चाहिए। अब ह्यूमन राइट डायमेंशंस की हम बात करें तो आपको देखने मिलता है राइट टू इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, एनएचआरसी, ये जो है वो राइट्स इशू आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। की फीचर्स की हम बात करें तो टेक्स्ट बुक रेगुलेशन लिंक बिटवीन, तो अभी होना क्या चाहिए कि इसमें एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स आपको साथ में देखने को मिलना चाहिए। सो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक एनएचआरसी इन इंश्योरिंग द इक्विटेबल एक्सेस टू
एजुकेशन, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। अब एनएचआरसी के बारे में हम बेसिकली देखें तो एनएचआरसी क्या है? एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जवाबदेह है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? भारत में मानव अधिकार की रक्षा करना। अब इसका लीगल बेसिस जो है वो अमेंडमेंट आया है 2006 और 2019 में, बट इसका जो लीगल बेसिस है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन की हम बात करें तो फॉर्मर सीजीआई देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द 3 मेंबर्स विद द ह्यूमन राइट नॉलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली ये जो डिफरेंट 6 मेंबर हैं वो देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर अलग अलग जगह के देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस, 1 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, 1 फॉर्मर सीजीआई, ठीक है, और साथ ही साथ 3 मेंबर्स विद द ह्यूमन राइट नॉलेज, या आपको साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो। अब दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटी हेड करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन जो है वो आसान है भाई, ह्यूमन राइट वायलेशन हो तो उसको बचाना, जेल विजिट करना, डिटेंशन सेंटर, सेफगार्ड करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और एक सिविल कोर्ट तक का पावर इसके हाथ में आपको देखने को मिलता है। अब दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कत है कि भाई रिकमेंडेशन जो है वो बेसिकली नॉन बाइंडिंग है, कैन नॉट पनिश डायरेक्टली, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इसके इम्पोर्टेंस और महत्व की बात करें तो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है, वॉच डॉग का काम करते हैं, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ आपको इम्पोर्टेंस के तौर पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब वायलेंस की बात, साइकिल ऑफ वायलेंस एक ही न्यूज़ है, ये हमको देखने को मिल रही है मोस्टली मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, एंड इट इज़ रिगार्डिंग द कुकी एंड मैती, ठीक है। कुकी और मैती ग्रुप के बीच में ये न्यूज़ है कि भाई कंटिन्यूस 2 से 3 साल तक हम देख रहे हैं कि ये आपको जो वायलेंस है दोनों के बीच में देखने को मिलता है। अब इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कि कुकी और मैती ग्रुप कौन है और कहाँ से ये आपको चीज़ें पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। सो बेसिकली कुकी और मैती जो है 2 एथनिक ग्रुप्स हैं इन दी मणिपुर रीजन, ठीक है। सो मणिपुर रीजन में आपको कुकी और मैती देखने को मिलते हैं। सो मैती आर बेसिकली द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप ऑफ द मणिपुर, ठीक है। मैती जो है वो डोमिनेंट इन नेचर है, ठीक है, मेनली रिसाइडिंग इन दी इम्फाल वैली रीजन में वो जो है यहाँ पे रिसाइड करते हैं, कौन? मैती कम्युनिटी, एंड दे आर इन द डोमिनेंट इन नेचर, ठीक है। अब हुआ क्या, पॉपुलेशन मेनली 50 to 53% ऑफ द मणिपुर, ठीक है, मैती जो है वो 50 से 53% है। रिलीजन मोस्टली हिंदुइज्म, अभी तो ये मेजॉरिटी में भी है, ठीक है, हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहे हैं और वैली में रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि इम्फाल वैली में रह रहे हैं, लैंग्वेज ये बोलते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस इनको ऑब्वियसली है, 55 से 53% टोटल पॉपुलेशन है। तो अब डिमांड क्या हो रही है इनकी? स्पेशल डिमांड है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि उनको और ज़्यादा लैंड राइट्स मिल सके। अब कुकी कौन है? कुकी आर बेसिकली वो लोग हैं जो हिल्स में रहते हैं, ठीक है। हिल रीजन ऑफ मणिपुर में आपको कुकी जो है वो देखने को मिलते हैं, और इनके पास जो है बेसिकली ट्राइबल स्ट्रक्चर, सॉरी, शेड्यूल ट्राइब का रिकॉग्निशन है। तो कुकी आर बेसिकली माइनॉरिटी, ठीक है, उनके पास शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है, वो हिल्स में रह रहे हैं, तो इनके पास तो सब कुछ ठीक है कि भाई ये एक तो हिल्स में रह रहे हैं इसलिए माइनॉरिटी है, हिल्स में भी रह रहे हैं तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है। लेकिन मैती जो है वैली में रहने के बावजूद, मेजॉरिटी में रहने के बावजूद उनको क्या चाहिए? एसटी का स्टेटस चाहिए, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी मैती का ही है, ठीक है। अब ये कौन है कुकी? दे आर मोस्टली द क्रिश्चियन। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्वारल देखने को मिलती है। कुकी बोलते हैं कि मैती को जो है वो डोमिनेंट होने के कारण पॉलिटिकली भी और पॉपुलेशन में भी, हर चीज़ में, वैली में भी रह रहे हैं, तो उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अगर एसटी स्टेटस उनको भी मिल गया तो हमारी जो हिली एरिया में हमारा जो लैंड है वो उनके कब्जे में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो एसटी स्टेटस है हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच में क्वारल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है जो अभी हमने पढ़े। अब रूट कॉज क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? मोस्टली लैंड इशू जो हमने देखा था। तो लैंड इशू मेजर कारण हमको इसका देखने को मिलता है। अब मैती कैन नॉट बाय लैंड इन द हिली रीजन कुकी वांट्स टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल लैंड राइट, ठीक है। मेजरली वही है, एसटी कम्युनिटी होने के कारण एसटीज को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है कि उनका लैंड जो है कोई और व्यक्ति नहीं खरीद सकता एसटी के अलावा। तो अब क्या है कि अब अगर मैती को अगर एसटी स्ट्रक्चर, एसटी सर्टिफिकेट मिल गया, एसटी का दर्जा मिल गया, तो मोस्टली कुकी के जो लैंड है हिली रीजन में वो खतरे में आ जाएंगे, तो उनको वो डर है, ठीक है। अभी मैती जो है वो डिमांड कर रहे हैं एसटी स्टेटस की विच इज़ थ्रेटनिंग द कुकीज़। तो ये एक मेजर इशू है, इसलिए दोनों के बीच में कल्चरल और एथनिक डिफरेंस तो है ही, इसलिए हमको दोनों के बीच में क्वारल देखने को मिलती है। और इलीगल माइग्रेशन इशू का भी देखने मिलता है बिटवीन माइग्रेशन फ्रॉम द म्यांमार। क्लियर। अभी ड्रग एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज हम बात कर लें तो मैनी पॉपी कल्टीवेशन अफेक्टेड द कुकी एरिया। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमको वायलेंट होते देखने को मिलता है कई हिस्सों में। क्यों? बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन, रिटेलिएटरी वायलेशन, वीक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब मेन कारण हमको देखने को मिलते हैं। ये मेजर इम्प्लीकेशन है। एक न्यूज़ जो है वो हीट वेव से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो राइज हो रही है, ठीक है, जिसको हम लू भी कहते हैं। अब इसका मेजर सीधा सीधा रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इसका एक मेजर रीज़न आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत तेज जो हीट वेव्स है हाई इंटेंसिटी में बढ़ते आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। हेल्थ और इकोनॉमी गवर्नेंस को फोकस वो करती है। क्लियर है। हीट वेव्स मेजरली आप टेम्परेचर क्रॉस 40%, अभी हम टेम्परेचर की बात करें तो 40% तक क्रॉस वो होते देखने को मिलता है इवन कई जगह पे, ठीक है। तो यही जो न्यूज़ है वो है, इससे अभी बहुत ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है वो प्रेशर में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो मोस्टली आज हम बात करें तो इतनी ही मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। अगर आपको जो हमारी एनसीईआरटी का नया कोर्स आया है, अगर आपको एनसीईआरटी के कोर्सेज देखना है, एनसीईआरटी का जो फ्री एनसीईआरटी आपको लेक्चर्स चल रहे हैं, फ्री एनसीईआरटी लेक्चर में हमने अभी हिस्ट्री का जो है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट करी है, ठीक है। उसके लेक्चर चल रहे हैं, चैप्टर 1 कल हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कोर्सेज में, ठीक है। आज हम चैप्टर 2 और 3 करने वाले हैं, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। लेक्चर सही लगा हो, इसकी पीडीएफ के लिए ओके, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की नीचे जो लिंक दी गई है उस पर जाना है और पीडीएफ डाउनलोड वहाँ पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। क्लियर है। और आज आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो एनएचआरसी के ऊपर और यहाँ से डीनोटिफाइड ट्राइब के ऊपर डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए।